चंदरपुर नाम के एक गांव में बैजू रहता था। वो अपने ठेकेदार विक्रम के यहाँ ईंटें पत्थर तोड़ने और जोड़ने का काम किया करता था। वैसे तो बैजू की पत्नी भी थी, पर बैजू हमेशा से ही अपने ठेकेदार मालिक विक्रम के साथ ही रहता था। दिन भर ईंट पत्थर ढोकर दिन की दिहाड़ी विक्रम से लेकर घर जाया करता था। बैजू की पत्नी घर पर कभी कभी सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और कभी कभार खाली समय में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सादा जीवन उच्च विचार, बस आज की दिहाड़ी निकल जाए, कल रीमा को एक सुंदर सी साड़ी लाकर दूंगा। बड़े लगन से काम कर रहे हो बैजू, मेहनत करते रहो। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। तब बैजू को वहाँ की जमीन में धंसा हुआ एक नक्शा मिलता है। जैसे ही बैजू उस नक्शे को उठाता है, वो उसे पढ़कर समझ नहीं पाता और नक्शा ले जाकर अपने ठेकेदार विक्रम को दे देता है। मालिक, मुझे काम करते वक्त ये नक्शा मिला, पास वाली जमीन के पास। देखिए तो इसमें क्या लिखा है। लाओ दिखाओ तो क्या है। इसमें तो कोई अजीब भाषा लिखी हुई है। वही तो मैं भी नहीं समझ पाया। बैजू और विक्रम उस नक्शे को लेकर उनके गांव के सिद्ध पुरुष बाबा प्रेमलाल के पास जाते हैं। बैजू, तुम यहीं बाहर रुको, मैं जाकर बाबा जी से बात करके आता हूँ। जैसा आप कहें। बैजू विक्रम के कहने पर बाहर ही रुक जाता है। बाबा जी, ये नक्शा मेरे नौकर बैजू को मिला। इसमें क्या लिखा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। और ये कहाँ का नक्शा है? ये मुझे दे दो और जाकर दूर बैठ जाओ। अलख निरंजन। विक्रम ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही सिद्ध बाबा ने नक्शे को खोला, उसमें से चमक आ रही थी। उस नक्शे को देखकर बाबा ने कहा, तुम्हारा नौकर बड़ा भाग्यशाली है जिसे ये नक्शा हाथ लगा। उसने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी उसके हाथ ये नक्शा आया है। जी वो बाहर ही खड़ा है, आप कहें तो मैं उसे बुला लूं। ये नक्शा एक बड़े मायावी केसर के झरने का नक्शा है। केसर का झरना? वाह बाबा वाह। अगर केसर के झरने को मैं ढूंढ लूं और उसे बेचकर धनवान बन जाऊं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नक्शे को समझो और उसके पीछे जाओ, तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। विक्रम उस बाबा के कहने पर तुरंत ही नक्शे की मदद से बैजू के साथ केसर के झरने को ढूंढने लगा। मालिक, लगता है आपने नक्शा ढंग से नहीं देखा। यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कहीं वो बाबा ढोंगी तो नहीं। चुप रहो और नक्शे के हिसाब से चलो। विक्रम ने जैसे ही नक्शा देखा, नक्शा चमकने लगा और फिर विक्रम बैजू के साथ जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन धंसने लगी। बचाओ, ये हम कहाँ जा रहे हैं मालिक? हे भगवान, ये जमीन हमें कहाँ ले जा रही है? गिरने के बाद दोनों बेहोश हो गए और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो दोनों केसर के झरने में ही थे। कमाल हो गया, मैं माला माल हो गया। ये किसी सपने से कम भी नहीं है। ये सारा केसर का झरना मेरा है। मैं इन केसर को बेचकर अमीर हो जाऊंगा और बहुत धनवान बन जाऊंगा। पूरी दुनिया में राज करूंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने भी इस चीज में मेहनत की है और आप मेरा कहीं नाम ही नहीं ले रहे। 2 कौड़ी का नौकर, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा बोल रहा है? इन केसर का व्यापार करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। देखना, आपको आपका ये लालच बहुत भारी पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम के डांटने से बैजू उस झरने से चला जाता है और विक्रम केसर का बहुत बड़ा व्यापार करता है। विक्रम अपने सारे मजदूरों से केसर के झरने से केसर निकलवाता है और उन्हें बेचकर वो बहुत धनवान बन जाता है। देखते ही देखते वो नई गाड़ी, बड़ा बंगलो सब कुछ खरीद लेता है और दूसरी तरफ बैजू अपने खेतों में काम करने लगता है। वो नक्शा मुझे मिला था और झरने के मजे मालिक ले गए। खुद को कोसने से आपको क्या मिलेगा? ये चीज अगर आपको सुलझानी ही है, जिन्होंने उस नक्शे की जानकारी ठेकेदार विक्रम को दी। तुमने ठीक कहा भाग्यवान, मैं तुरंत उस बाबा के पास जाऊंगा और उन्हें जाकर सारी बातें बताऊंगा। बैजू गुस्से से उस बाबा के पास जाता है
जिन्होंने नक्शा पढ़कर बताया था। अलख निरंजन, आओ बैजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप इंतजार तो करेंगे ही ना। उस छल कपटी ठेकेदार जिसके पास पहले से ही इतना पैसा है, उसे नक्शे की मदद से केसर का झरना बता दिया और उन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उस पापी ठेकेदार का पाप तुम ही निकाल सकते हो। वो नक्शा तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में ही था। जैसे ही तुम्हें मिला वो चमक उठा और केसर का झरना बहने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे वजह से कैसे झरना बहने लगा? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये बात है तुम्हारे पिछले जन्म की। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे। केसर की खेती तुम्हारे राज्य में बहुत मशहूर थी। जब तुम पर दूसरे राज्य ने हमला किया, तुमने सारे राज्य का केसर एक झरने में डाल दिया जो सिर्फ तुम्हें पता था। लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन विधि का विधान यही था, जैसे तुमने नक्शा छुआ, केसर का झरना फिर से बहने लगा। इसका कोई उपाय? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सब कुछ ठीक हो सके? उस झरने के केसर पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि उस छल कपटी ठेकेदार का। बैजू की समस्या देखकर बाबा ने उसे एक बड़ा ही सरल उपाय बताया। तुम्हें उस नक्शे को हाथ में लेकर केसर के झरने में 3 बार डुबकी लगानी है। तुम्हारी सारी समस्या गायब हो जाएगी। जैसा आप कहें बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। बैजू ठेकेदार विक्रम के घर से नक्शा चुराकर केसर के झरने के पास चला जाता है और वहाँ पर उस नक्शे को पकड़कर 3 बार केसर के झरने में डुबकी लगा लेता है। जैसे ही उसकी तीसरी डुबकी पूरी होती है, उस नक्शे से आवाज आती है, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से मैं बहुत पहले ही खुश थी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस केसर के झरने से केसर लेकर हर उस मेहनती और गरीब को बेचो, ताकि उनका घर और परिवार दोनों चल सके। अगर ऐसा है तो मैं ये काम जरूर करूँगा। अब से ये केसर का झरना सिर्फ तुम्हारे इशारे पर चलेगा, उस कपटी ठेकेदार के नहीं। वो ठेकेदार जैसे ही यहाँ आएगा, वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अगर एक बार भी तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम भी उसी ठेकेदार की तरह फंस जाओगे। जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि बैजू केसर के झरने के पास है, विक्रम तुरंत ही दौड़कर केसर के झरने के पास पहुंचता है। तुझे क्या लगा था मेरे घर से नक्शा चुराकर तू कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता चलेगा। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। जैसे ही विक्रम केसर के झरने के करीब जाता है, उसे तुरंत ही बड़ा सा झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? मैं इस झरने के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? तुमने हम गरीबों को बहुत तड़पाया है, इसीलिए आज तुम्हारा हिसाब हो रहा है। अब ना तो तुम अंदर आ सकते हो और ना इस जंगल के बाहर जा सकते हो। तुम इस केसर के झरने के श्राप में यहीं रह जाओगे। बैजू विक्रम को वहीं छोड़कर नक्शा लेकर चला जाता है। केसर का झरना अब बैजू का हो गया था। बैजू केसर के झरने की मदद से हर मजदूर के और छोटे छोटे व्यापारियों के साथ केसर का व्यापार किया करता है और सबका देखभाल भी करता है।